हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी के बारे में तो आपको पता है कि ये एड्रेस लोकेशन होते हैं जहाँ पे हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में या बाइनरी रूप में 0 1 के फॉर्म में। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? अच्छा, वर्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ मतलब जो हो बट दिखे ना, समथिंग लाइक दैट, उस तरह से समझ सकते हो आप। ठीक है, जैसे वर्चुअल करेंसी थी बिटकॉइन, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या नहीं। तो वर्चुअल मेमोरी होती है कि ऐसा हमको एज्यूम मतलब कि भ्रम होता है, इल्यूज़न होता है कि हाँ हमारी जो मेमोरी है ये इसकी साइज़ बड़ी है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ होती नहीं है। लेकिन आपको केवल लगता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। और क्या? क्योंकि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी अर्थात रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी जो साइज होती है ये लिमिटेड होती है। ठीक है, और रैम का ही हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वो सारी फाइल्स कहाँ होते हैं? मेन मेमोरी में होते हैं। उनको हार्ड डिस्क से उठा के हम मेन मेमोरी में रखते हैं जब हमें उन प्रोग्राम्स को रन कराना होता है। और जब हमारे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वापस से उन प्रोग्राम को हम हार्ड डिस्क में रख देते हैं। ये प्रक्रिया स्वैप इन मतलब हार्ड डिस्क से एप्लीकेशन को या फिर प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना स्वैप इन कहलाता है। और वापस से मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में प्रोसेस को स्टोर करना, इस प्रक्रिया स्वैप आउट कहलाती है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि यह यूज़र को बड़ी मेन मेमोरी होने का भ्रम प्रदान करती है, मतलब इल्यूज़न। ऐसा यूज़र को लगता है कि हाँ, जो हमारी सिस्टम की जो मेन मेमोरी यानी कि जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की क्षमता है। देखिए, हार्ड डिस्क का काम क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में, आपके कंप्यूटर में की हार्ड डिस्क अगर 500 जीबी या फिर 1 टीबी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में 500 जीबी की फ़ाइल आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर की 500 जीबी है तो आप उसमें 500 जीबी की फ़ाइल एग्जीक्यूट करा सकते हो, रन करा सकते हो, ऐसा मतलब नहीं है। आपकी सिस्टम की रैम जितने जीबी की होगी, ठीक है, अगर हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ ना करें तब, तो आपके सिस्टम की रैम जितनी जीबी की भी होगी, मान लो, या एमबी की होगी, मान लो 512 एमबी है, 2 जीबी है, 4 जीबी है, 8 जीबी है, तो उतने ही साइज का मैक्सिमम फ़ाइल आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर आपके सिस्टम में 500 जीबी का हार्ड डिस्क है तो 500 जीबी की फ़ाइल आप एक बार में रन करा दोगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आप उसको फाइल को रन होने के लिए कहाँ होना चाहिए? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? रैम। और रैम इतना अभी कभी होता ही नहीं, उसकी साइज़ लिमिटेड होती है। एक चीज़ हुई। अब दूसरा क्या था कि वर्चुअल मेमोरी जो है यह सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा देती है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपको शुरुआत में बताया गया है कि एक समय में सिस्टम में एक जितने ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हों उतना ही सिस्टम की डिग्री होगी। मान लो अगर एक समय में सिस्टम में 3 प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते तो सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 3 होगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रत्येक प्रोसेस की अपनी खुद की पेज टेबल होती है। अच्छा, अब एक चीज़ और कि अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट रन कैसे करेगा? तो मान लो कि आपके पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा? हाँ, एक चीज़ और कि जो आपकी मेन मेमोरी होगी, मेन मेमोरी में ही, जैसे आपकी मेन मेमोरी 4 जीबी की, तो उसी 4 जीबी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट्स, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होता है? क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सामान्य यूज़र काम ही नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ओएस की ज़रूरत होती है। तो ओएस को कहाँ होना चाहिए? मेन मेमोरी में। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसका मेन मेमोरी में होना अति आवश्यक होता है, वो होता है लोडर। लोडर का काम क्या होता है कि प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना। कहाँ से? हार्ड डिस्क से। ये काम कौन करता है? लोडर करता है। तो लोडर को मेन मेमोरी में होना पहले से ही आवश्यक है। तो एक हो गया ओएस, दूसरा हो गया लोडर। ये चीज़ें हमारी मेन मेमोरी में होनी चाहिए। अब उसके बाद जो जगह बचती है उसमें हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मान लो कि अगर आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है वो है आपका 2 जीबी का और आपकी रैम है 4 जीबी की, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरा का पूरा प्रोसेस उठा के रख सकते हो, रैम में एग्जीक्यूट हो जाएगी मेन मेमोरी में और आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इन केस मान लो कि आपका जो प्रोसेस है वो 4 जीबी का है
लेकिन आपकी रैम 2 GB की है, तब आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कराओगे? तब हम वहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं जितने की फ्रेम की साइज़ होती है। अब फ्रेम साइज़ मतलब मेमोरी को जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उनकी साइज़, ठीक है। मेन मेमोरी को जो हम डिवाइड करते हैं तो जो ब्लॉक्स बनते हैं उनको हम फ्रेम बोलते हैं, और उसकी जो साइज़ होती है उसको हम फ्रेम साइज़, और वो पेज साइज़ के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो उसको तोड़ लेते हैं। तो हर प्रोसेस की अगर उसको पेजेस में आपने डिवाइड किया तो उसकी खुद की एक पेज टेबल होगी। क्या होगी? पेज टेबल होगी। क्यों होगी? जिससे कि हम उसके पेजेस का ब्यौरा रख सकें, मतलब उसके रेफरेंसेस को रख सकें कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में स्टोर है, ताकि उनको हम वापस से रीलोकेट कर सकें। ठीक, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी की आवश्यकता होती है आज के समय में। यह रैम से जुड़ी होती है, वर्चुअल मेमोरी रैम से जुड़ी होती है। कंप्यूटर में रैम की एक लिमिटेड साइज होती है, रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी कि अगर आप अपने सिस्टम में ढेर सारा या अपने अपने मोबाइल में ही ढेर सारे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, यानी जो उसे काम करने की क्षमता है, वो क्या होती है, बहुत धीमी हो जाती है, या फिर आपका सिस्टम हैंग करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने का मतलब क्या है कि जितनी भी फाइल्स हैं अननेसेसरली उनको हम डिलीट कर देते हैं, या फिर आप देखोगे तो हम जैसे मोबाइल में इसको क्या बोलते हैं, आपको ट्रैश में जाके सभी चीज़ों को वहाँ से उठाना, हटाना, जो चीज़ें अननेसेसरली रन कर रही हों। तो उससे क्या होता है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली काम करने लगता है जब आप एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर देते हैं। तो जब भी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेस कम लगने लगता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होता है सब मॉनिटर करना, मेमोरी मैनेज। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि जो हमारा सिस्टम है, इसका जो रैम है, इसकी स्पेस कम हो रही है, तो वो क्या करता है कि हमारे सिस्टम में ओपन किए गए सभी एप्लीकेशन एवं फाइल्स की मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग करता है मतलब चेक करता है कि कौन सा फ़ाइल हम ओपन तो किए हैं लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो कौन सी फ़ाइल हमारी एक्टिव मोड में है, कौन सी फ़ाइल इनएक्टिव मोड में है। तो जो भी फ़ाइल हमारी इनएक्टिव मोड में होती है या फिर मिनिमाइज़ होती है, मतलब कि उसमें हम ओपन तो कर लेते हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या करता है, उन सभी फाइल्स को रैम से उठाकर वर्चुअल मेमोरी में, जो कि हार्ड डिस्क के स्पेस का यूज़ करती है, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जो भी फ़ाइल हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं उनको हम वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी की तरह दिखती है लेकिन होती है हार्ड डिस्क का पार्ट है, ठीक। तो अब जब रैम खाली हो जाता है तो आपका जो सिस्टम है या वो क्या होता है, स्मूथली काम करने लग जाता है। तो ये था वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट की चीज़ ना होते हुए भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो मान लो जैसे कि आप जो भी प्रोग्राम राइट करते हो, लिखते हो, वो कहाँ पे स्टोर होती है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक। इसके अंदर हमारे 2 प्रोग्राम हैं, कौन कौन से, P1 और P2 प्रोसेस मान लो, ठीक है। ये हमारी है मेन मेमोरी, जिसको हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया है 20 फ्रेम्स, यानी 0 से लेकर 19 तक, ओके। और इसी में हमारे ये दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। और ये हमारी पेज टेबल 1 है, एक मिनट, ये हमारी पेज टेबल 1 है, ये पेज टेबल 2 है, ठीक। ये पेज टेबल 1 है, ये पेज टेबल 2 है। ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है 2 प्रोसेस का, और हमारी ये मेन मेमोरी है, ठीक। तो सेकेंडरी स्टोरेज में 2 प्रोसेस हैं, P1 एवं P2, ठीक है। ये मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया हुआ है फ्रेम्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के रखा है। और प्रोसेस को भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के रखा है पेजिंग के कारण। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जहाँ पे पेजिंग होगी तो वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, ओके। और जहाँ पे सेगमेंटेशन होगा तो वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो जहाँ पे, हाँ, एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दोबारा बता दूंगा, पहले इसे समझिए। तो मेन मेमोरी के केस में क्या है कि हमने मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया फ्रेम्स में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेन मेमोरी के कुछ हिस्से को हम रिज़र्व रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एवं लोडर के लिए, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस एलोकेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो मेमोरी का फ्रेम नंबर 3 है, ये क्या है, फ्रेम नंबर है, फ्रेम नंबर 3 है। इसमें हमने प्रोसेस P1 का पेज नंबर P1
यानी पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर 7। तो हमने प्रोसेस बड़ा वाला जो पी है ये प्रोसेस नंबर को बताता है, और छोटा वाला पी जो ये पेज नंबर को। तो फ्रेम नंबर 3 में हमने प्रोसेस नंबर 1 का पेज नंबर 1 लोड किया है। फ्रेम नंबर 4 में हमने प्रोसेस नंबर 1 का पेज नंबर 2 लोड किया है या फिर उसको अलोकेट किया है। फ्रेम नंबर 5 में हमने प्रोसेस 2 के पेज नंबर 2 का अलोकेट किया। अब यहाँ पे आप देखिए किया है। और फ्रेम नंबर 6 में हमने प्रोसेस 2 के ही A1 नंबर पेज को अलोकेट किया है, 7 को प्रोसेस 2 के 6 नंबर पेज को, और हमने 8 में प्रोसेस 1 के पेज नंबर 3 को, और वापस से P2 में पेज नंबर 7 को, और 10 में P1 के पेज नंबर 4 को। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो भी प्रोसेस में अलोकेशन हुआ है मेमोरी का, प्रोसेस के पेजेस को जो मेमोरी का अलोकेशन है ये कॉन्टिग्यूस नहीं है, ये क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूस है। मतलब कुछ पार्ट्स यहाँ कुछ पार्ट्स यहाँ। तो इससे क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये नॉन कॉन्टिग्यूस है। ज़रूरी नहीं कि हम P1 को ही पहले पूरा अलोकेट करेंगे उसके बाद P2 को, ऐसा नहीं है। हम जब P1 के जितने पार्ट की आवश्यकता है उतना अलोकेट करेंगे, शेष हम दूसरे प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है। ठीक, एक चीज़ और उसके बाद इसी मेन मेमोरी में हम जो भी प्रोसेसेस का पेज टेबल बनाएंगे उसको भी स्टोर करेंगे, दोनों प्रोसेस के पेज टेबल को भी। ठीक है, दोनों ही प्रोसेसर्स के पेज टेबल को भी हम इसी मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे, जिससे कि पता चले कि कौन सा जो प्रोसेस है वो कौन से फ्रेम में स्टोर है। ठीक, अब तो प्रोसेस की पेज टेबल कहाँ है, ये है पेज टेबल। पेज टेबल में क्या क्या जानकारी होती है, पेज टेबल में जानकारी होती है पेजेस के बारे में कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में स्टोर है, और उसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब वो वैलिड है या इनवैलिड। वैलिड मतलब कि क्या वो मेन मेमोरी में उपस्थित है, अगर उपस्थित है तो वहाँ पे 1 होगा, और नहीं उपस्थित है तो 0 होगा। डी मतलब कि डर्टी रीड, क्या उसमें कोई अपडेशन किया गया है, कोई बदलाव किया गया। अगर बदलाव इस करोगे प्रोसेस में तो उसको वापस से आपको हार्ड डिस्क में भी अपडेट करना पड़ेगा कोई चीज़ों को। आर मतलब होता है रेफर्ड बिट कि क्या वो किसी अन्य पेज को रेफ़र कर रहा है, और पी मतलब प्रोटेक्शन। तो बेसिकली हम फ्रेम नंबर और वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, वैलिड बिट के बारे में, कि क्या वो पेज मेन मेमोरी में है कि नहीं है। अगर पेज मेन मेमोरी में नहीं होगा तो पेज फॉल्ट होगा। क्या होगा, पेज फॉल्ट, कि आप जिस पेज को ढूंढ रहे हो मेन मेमोरी में वो मेन मेमोरी में नहीं है। जब नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। लाने के लिए क्या करोगे, या अगर आपकी जो मेमोरी में साइज जगह होगा तब तो आप उस पेज को हार्ड डिस्क से उठा के लेते हो। अगर नहीं होगे तो इस अवेलेबल जो भी पेजेस है उनको हटा के वापस से जिस पेज की ज़रूरत होगी उसको हम मेन मेमोरी में लाएंगे। ये सारा काम हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के द्वारा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पेज टेबल्स सभी जानकारी होगी, कौन कौन से पेजेस हैं, प्रोसेस 1 के कौन कौन से पेजेस हैं, तो 3, 1, 2, 3, 4 कौन कौन से फ्रेम नंबर पे हैं, तो 3, 4, 8, 10 क्या वो उपस्थित होंगे तो वहाँ पे 1 होगा, ये ऑब्वियस है। नहीं होंगे तो 0, क्या बदलाव हुआ, अगर हुआ होगा तो 1, नहीं हुआ होगा तो कुछ। इस तरीके से प्रोसेस 2 का भी पेज नंबर होगा जिस पे सारे डिटेल्स होंगे, और ये सभी उस पेज से रेफर्ड होंगे। ठीक है, एक चीज़ और, इसी मेन मेमोरी में ही ये पेज टेबल भी होगा जहाँ पे सारी जानकारी होगी पेजेस के बारे में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वर्चुअल मेमोरी का, कि इसमें करते ये हैं कि जिस भी किसी प्रोसेस को जिसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको हम पेजेस में डिवाइड करके और वापस से उसको हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं। जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर वो आईओ कॉल में या फिर डिवाइस में या फिर किसी अन्य वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं, तो उसको हम उठा के वापस से हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देते हैं, और उस जगह को किसी अन्य प्रोसेस को हम अलोकेट कर देते हैं। तो ये सारा काम जो है आपका वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से किया जाता है। आई होप कि आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पूरा हो समझ में आया हो।